हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिएगा बच्चों, हम लोगों ने ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है इसको स्टार्ट किया है और इसमें का जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है ना वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। और ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये है लेक्चर नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, तो जो हमारे स्टार्टिंग के टॉपिक्स थे उनको हमने कवर कर लिया था। जैसे मैंने आपको बताया था किसके बारे में, वलित पर्वत के बारे में। फिर हमने भ्रंशोद पर्वत देखा था, किस प्रकार से इसकी निर्मित होती है। और हमने क्या देखा था, और हमने भ्रंश घाटी देखा था, किस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण होता है वो भी हमने समझ लिया था। यानी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक्स को कवर किया था। तो जिन्होंने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है जरूर आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के। ठीक है, अब ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या समझने वाले हैं, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम मेनली समझने वाले हैं भूकंप और जो ज्वालामुखी फूटती है हमारे अर्थ के सरफेस पे, उसके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर मतलब इस लेक्चर नंबर 2 में समझने वाले हैं। तो चलिए भाई, सब लोग तैयार हो जाइए पढ़ाई करने के लिए मेरे साथ। बस बातों को अच्छे से सुनते रहना, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिएगा, पहली बात तो ये है कि जो हम हमारे अर्थ के ऊपर भूकंप और ज्वालामुखी फूटती हुई हम देखते हैं, जैसे भूकंप आता है ना, और ये जो ज्वालामुखी फूटती है ये किसके कारण होता है, तो पृथ्वी के अंदर जब हलचलें होती हैं, और हलचलें भी कैसी, जब मंद हलचलें होती हैं तो उसके कारण महाद्वीप का निर्माण होता है, पर्वत बनते हैं, घाटियां बनती हैं। लेकिन जब यही हलचलें तेज हो जाए, ठीक है, काफी तेजी से वो हलचल होने लगे, द्रुत भू हलचलें, तब जाके हमें ये परिणाम दिखाई देते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर, यानी हमारे धरातल पर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप सभी लोगों को। देखिएगा, भूकंप का मतलब ही क्या होता है, तो भूकंप, भू यानी क्या हो गया, जमीन, और कंप यानी क्या हो गया, कंपन, जैसे कोई कांपता है, बराबर। तो भूकंप का मतलब क्या होता है कि धरती का कांपना, जब धरती में कंपन होने लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और ये क्यों होता है, तो पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक प्रक्रियाएं हैं जब वो तेजी से होने लगे, है ना, द्रुत हलचलें होने लगे, तब जाके हमें ये चीज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप लोगों ने मतलब आपको ना एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे आप सभी लोग रेलवे स्टेशन पर तो जरूर से जाते होंगे, है ना। रेलवे स्टेशन पे आप खड़े रहिएगा, आराम से खड़े रहो, तो आप देखेंगे अगर कोई ट्रेन आती है ना, जोर से तेजी से जब ट्रेन आती है तो आप देखिएगा जो जहां पे आप खड़े हो ना, वो क्या होगा, वो उसमें ना कंपन होने लगती है। यानी जो रेल है वो कहाँ से जा रही है, वो तो वहां पटरी से जा रही है, लेकिन फिर भी हम जहां पर खड़े हैं वो कांपने लगता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो रेल है वो तो दूसरी, वो कहाँ पे जा रही है, वो पटरी के, जो रेल की पटरी बनी हुई है उस पर से जा रही है, लेकिन कंपन कहाँ पे हो रहा है, उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में कंपन हो रहा है। तो जैसे वो रेल की पटरी के साथ होता है ना, वैसे ही हमारे पृथ्वी पर भी होता है। अगर पृथ्वी के आजू बाजू या फिर उसके नीचे कोई भी हलचल हुई तो फिर उसका प्रभाव हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आइए जरा भूकंप के बारे में हम समझते हैं कि भूकंप किस प्रकार से क्या क्या होता है, कैसे इसकी निर्मित होती है। तो भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि भूपृष्ठ के नीचे जो हमारा भूपटल है उसके नीचे जब क्या होता है, मतलब जब उसके अंदर हलचल होती है तो वहां पे ना भारी दबाव का निर्माण होता है, और यह दबाव विशिष्ट सीमा से अधिक उत्पन्न होने पर, जैसे ये दबाव अगर कम रहा तब तो कोई बात नहीं है, चलेगा, लेकिन जब वो लिमिट को क्रॉस कर जाता है तब जाके क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और इन ऊर्जा तरंगों के कारण क्या होता है, ऊर्जा की लहरें निर्माण हो जाती है। ठीक है, पहले ऊर्जा जो है एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, फिर क्या होगा, इन ऊर्जा की तरंगों के कारण ऊर्जा लहरें निर्माण हो जाती हैं, और जिससे क्या होता है कि जो हमारा भूपृष्ठ है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी का तल है, उसके ऊपर कंपन होने लगता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर आपसे परीक्षा में पूछा गया भूकंप किसको कहते हैं तो आप बताना यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, भूकंप की तीव्रता कैसे मेजर की जाती है, तो उसकी इकाई क्या होती है, याद रखिएगा, रिश्टर स्केल, रिश्टर इकाई में भूकंप मापक यंत्र द्वारा मापी जाती है। ठीक है, रिक्टर स्केल में मापी जाती है भूकंप की तीव्रता, कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, 5.6, 6.6 कितनी है, वो आप लोग जो उसका यंत्र होता है आप उससे मेजर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो भूकंप मात्रक यंत्र और आलेख। ठीक है, मतलब तेजी से रहेगा ना, तो देखो ऐसे इसका यहाँ पे ये आलेख भी बन रहा है, आप देख रहे हो, इसका ग्राफ भी बन रहा है, देखो इस प्रकार से इसकी तीव्रता मेजर आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो, देख रहे हो, तो ये होता है यंत्र भूकंप को मापने का।
अब भूकंप के कारण क्या क्या है ना, भूकंप किन के कारण आ सकता है जरा हम समझते हैं। तो मान लीजिए भूपटल का सरकना, यानी भूपटल है ना, अगर वो सरक गया तो इसके कारण भी, कोई भूपटल है वो सरक गया तो क्या होगा, इसके कारण भी भूकंप आ सकता है। दूसरा, भूपटल का एक दूसरे से टकराना, यहाँ पे एक भूपटल है, यहाँ पे अब दोनों एक पास आते जा रहे सरक के आते जा रहे, अब आकर के दोनों की एक ही में टक्कर हो गई। टक्कर हुआ तो क्या होगा, बोलना जरा, टक्कर होगा तो क्या होगा, जो हमारे अर्थ का सरफेस है उसमें क्या होगा, उसमें हलचल का निर्माण हो जाएगा और इसके कारण भूकंप आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा कारण ये हो सकता है। तीसरा क्या होता है कि भूपटल के निचले चट्टानों में भ्रंश दरार निर्मित होना, यानी कि जो भूपटल के नीचे की चट्टाने हैं, मान लीजिए ये हमारे अर्थ का सरफेस है, अब उसके नीचे की जो चट्टाने हैं उसमें अगर दरार की निर्मित हो गई, भ्रंश उसमें आ गए, तो भी हमें भूकंप देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि भूपटल के आंतरिक भागों में तनाव निर्माण होकर चट्टानों में भ्रंश होना, तनाव निर्माण हुआ, चट्टानों में दरारें पड़ी और इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। और ज्वालामुखी का विस्फोट होना, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से भी आपको ये जो भूकंप है ना वो देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ज्वालामुखी जब फूटेगी तो आप सोचो ना, कहीं पे अगर बॉम्ब फूटता है, जैसे हम लोग दिवाली में ही जब ये बॉम्ब ये लगाते हैं, है ना, तो आप देखते होंगे जब वो फूटता है तो क्या होता है कि मतलब अगर कोई ऐसी चीज रहेगी जो थोड़ी हल्की रहेगी ना, वो हिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्वालामुखी, आप सोचिए ना, ज्वालामुखी इतनी बड़ी, उसमें विस्फोट हो रहा है, तो क्या उसका प्रभाव भूपटल पे नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, है ना। तो इसके कारण भी क्या होता है, ज्वालामुखी मतलब इसके कारण भी जो भूकंप है वो हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलो, तो ये सब इसके कारण है, याद रखना, कारण भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे और भूकंप के बारे में और कुछ बातों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम समझेंगे यहाँ पे भूकंप नाभि और इसका अधिकेंद्र। ठीक है, भूकंप नाभि क्या होता है और उसका अधिकेंद्र क्या होता है, ये हम समझेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, अच्छे से समझना, मैं आपको बताऊं, अगर देखो भूकंप नाभि क्या होता है, ये है आप लोगों का भूकंप नाभि, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है भूकंप नाभि। ठीक है, और भूकंप अधिकेंद्र क्या है, ये है भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है, तो चलो एक बार हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पूरा ये जो चित्र यहाँ पर दिया गया है इसके माध्यम से एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम इस चीज को पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिएगा, भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण क्या होता है, भूपटल पर भारी दबाव पड़ता है। जब बहुत सारी हलचल होगी तो जो भूपटल है ना उसके ऊपर काफी दबाव पड़ता है, और यह तनाव भूगर्भ में जहां पर खुलता है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। जैसे मान लो किसी एक प्लास्टिक के अंदर, ठीक है, कोई प्लास्टिक ले लो या फिर कुछ भी ले लो, बॉल ले लो, उसके अंदर आप हवा भरे जा रहे हो, जब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, वो जो आपने गुब्बारा लिया है या फिर जो भी आपने प्लास्टिक थैली ली है वो क्या होगा, फूट जाएगा। फूटेगा तो क्या होगा, जो पूरा प्रेशर आप उसमें भर रहे थे, हवा भरे जा रहे थे, वो एक तरफ से निकल जाएगा, है ना, ऐसा ही होगा। तो सेम चीज इसमें भी अप्लाई होती है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे दबाव जो है वो उसका निर्माण हुआ, बराबर, और भूगर्भ में जहां पर देखो अब वो दबाव निर्माण होते जा रहे तो क्या होगा, जहां मतलब एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या होगा, खुल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, बॉल आपका फूट जाएगा बहुत, जब आप बहुत ज्यादा हवा भरोगे। जैसे गुब्बारे में ही आप देखते होंगे, गुब्बारे में हवा भरते जाना, ठीक है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना तो वो रोक लेगा, लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा हवा भरी तो जो गुब्बारा है वो हो जाता है फुस, यानी फूट जाता है पूरा के पूरा और हवा निकल जाती है बाहर। तो आप यहाँ पर भी समझिए, जब दबाव निर्माण हो रहा है ना, तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं जाकर के खुलेगा ही। तो ये जहां पर जाके खुलता है वहां पर ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे गुब्बारा फूटा, ठीक है, गुब्बारा जब फूटा तो उसके अंदर से हवा निकली, ठीक है, हवा निकली ना, जो उसके अंदर आपने पूरा हवा भरा था एनर्जी के रूप में, वो क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो सेम चीज यहाँ पर भी, जब ये फूटेगा, जब ये खुलता है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और वहां पर भूकंप का केंद्र होता है, यानी जहां पर वो खुल रहा है वहां पे ऊर्जा मुक्त होती है और वहीं पे क्या होता है, भूकंप का केंद्र होता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये है प्यारे बच्चों भूकंप का केंद्र। पहले वो दबाव पड़ा, दबाव पड़ने की वजह से यहाँ पर आकर के वो खुल गया, और खुलने की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा जो एनर्जी है वो यहाँ पे रिलीज हुई, और इसी को हमने क्या कह दिया है प्यारे दोस्तों, इसी को हमने भूकंप का केंद्र कह दिया। ठीक है, उस केंद्र को भूकंप नाभि कहते हैं। तो उसी केंद्र को, ये जो केंद्र आपको दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, भूकंप नाभि कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस भूकंप केंद्र से सभी दिशाओं में ऊर्जा तरंगे फैलती हैं।
यानी अब क्या होगा, अब ये यहीं पे रुकेगा नहीं, क्योंकि याद रखना, हमेशा याद रखना, ये जो ऊर्जा है ना ये कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जरूर परिवर्तित हो जाएगी, इधर से उधर जरूर चली जाएगी, लेकिन वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा है ना वो तो इधर रिलीज हो गई है, ठीक है, ऊर्जा यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं पे तो जाना भी पड़ेगा। तो ये क्या होता है, हमारा जो पृथ्वी है ना उसके सभी दिशाओं में ऐसे ऐसे करके वो फैल जाती है। देखो यहाँ पे वही दिया है कि सभी दिशाओं में जो ऊर्जा की तरंगे हैं वो फैलती है। ये ऊर्जा तरंगे भूपृष्ठ पर, सुनिएगा, अब ये जो ऊर्जा की तरंगे, ये जो आप देख रहे हैं ना ये सभी आपके ऊर्जा की तरंगे, ये देखो ऐसे ऐसे करके जा रही है, ये सीधी जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो भूकंप की तरंगे सबसे पहले जहां पर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये ऊर्जा तरंगे भूपृष्ठ पर जहां सर्वप्रथम पहुंचती है, अर्थात भूकंप नाभि से भूपटल तक जहां प्रथम भूकंप का कंपन होता है उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या, आप देखो यहाँ पे ऊर्जा की जो तरंगे हैं वो इधर आकर के फूटी, ठीक है, अब उनको कहीं जाना है, तो सबसे पहले कौन जाएगा, मतलब कहाँ पर, ये सारी चारों दिशाओं में फैलेंगी, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ से ये एकदम ऊपर की तरफ जो जा रहा है भूपटल पे, ये आपका भूपटल है ना, तो सबसे पहले यहीं पर पहुंच रही है, यहाँ पर आकर के वो कंपन का निर्माण कर रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो भूकंप का अधिकेंद्र होता है ना वो भूकंप के केंद्र से यानी भूकंप नाभि से हमेशा लंबवत होता है, क्योंकि जिसकी दूरी कम रहेगी, देखो ना ये जब ऐसे तैर तैर के जा रहे हैं तो यहाँ पे तो दूरी ज्यादा है तो जाने में टाइम लगेगा, लेकिन ये लंबवत है तो जल्दी से पहुंच जाएगा, है ना, तो ये लंबवत होती है, हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो भूकंप अधिकेंद्र भी समझ गए, भूकंप का केंद्र यानी कि भूकंप नाभि भी आप समझ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको और कुछ बातें बताने वाली हूँ, जैसे कि ये जो भूकंप की तरंगे होती है ना इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्राथमिक होता है, द्वितीयक तरंगे होती है और तीसरी आपकी तृतीयक तरंगे होती हैं, यानी हम उनको क्या कहते हैं, भूपृष्ठीय तरंगे कहते हैं। तो इनके बारे में हम जरा समझ लेते हैं, ठीक है, इसको भी एक बार पढ़ ले। आइए, भूकंप नाभि से तनाव मुक्त होने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा का उत्सर्जन सभी दिशाओं में होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। यह ऊर्जा विविध तरंगों के माध्यम से भूपृष्ठ की ओर आती है। इन भूकंप तरंगों के कितने प्रकार है भाई, प्राथमिक, द्वितीयक और तीसरा हो जाएगा आपका भूपृष्ठीय तरंगे, ऐसे 3 प्रकार है। तो आइए हम तीनों के बारे में समझते हैं प्यारे दोस्तों एक एक करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्राथमिक तरंगे यानी कि प्राइमरी, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, पी वेव्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बताना जरा, तो आओ मैं आपको बताती हूँ, सुनते रहना ध्यान से। देखो होता क्या है, भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर ये तरंगे सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं, यानी जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ना, ठीक है, ऊर्जा जो है वो रिलीज हो गई, तो जो तरंगे सबसे पहले, सुनना, सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचेंगी, ओके, तो उनको ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगे कहते हैं। आप कहेंगे वो तो भूकंप अधिकेंद्र था ना, ये तरंगे कहाँ से आ गई, तो देखो अधिकेंद्र तो एकदम सबसे पहले पहुंचता है, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ तरंगे पहुंचती है ना हमारे पृथ्वी के ऊपर, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, प्राथमिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। तो भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं से भूपृष्ठ की ओर द्रुत गति से आने वाले इन तरंगों को प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये काफी तेजी से भूपृष्ठ की तरफ बढ़ती हैं। इन तरंगों के कारण क्या होता है, चट्टानों की कड़ों की जो हलचल है, जो चट्टानों के कड़ होते हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, और इसीलिए इन तरंगों को आगे पीछे होने वाली तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे देखिएगा, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब देखो ये जो तरंगे है ना वो कौन कौन से माध्यम से प्रवाहित हो सकती हैं, तो देखिएगा ठोस, द्रव, सुनो, ठोस, द्रव और वायु, ये तीनों माध्यम से ही क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। केवल द्रव रूप पदार्थ प्रावरण से प्रवाहित होते समय दिशा में परिवर्तन होता है, यानी वो तीनों से ये प्रवाहित हो सकती है, लेकिन जब ये द्रव से प्रवाहित होती है ना तो इनकी जो दिशा है वो यहाँ पे बदलती हुई आपको देखने के लिए मिल सकती है। जैसे अब देखो यहाँ पे पूरा क्या है भाई, यहाँ पे द्रव है, ठीक है, और इधर तो ठोस था, तो ऐसे करके ये तरंगे आ रही है, यहाँ पे आकर के टकरा गई। अब ये पूरा क्या है प्यारे बच्चों, द्रव है, तो द्रव की होने की वजह से इनकी जो दिशा है ना इसमें आपको जरूर परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है, ऐसे करके ये आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही बातें दी गई है, प्राथमिक तरंगों के कारण भूपृष्ठ पर स्थित इमारतें क्या होती हैं, हिलती हैं। ओके, याद रखना, प्राथमिक आपसे पूछा जाएगा कि प्राथमिक तरंगों के कारण क्या होता है, तो भूपृष्ठ पर जो इमारतें हैं ना वो क्या होती है, हिलने लगती है। देखो ये है आपके प्राथमिक तरंगे, देख रहे हो आप सभी लोग, ये देखो प्राथमिक तरंगे, राइट, ठीक है। फिर
चलो ये तो आपने समझ लिया। अब उसके बाद मैं आपको द्वितीयक तरंगों के बारे में बता देती हूँ। प्राइमरी वेव्स समझ में आ गई ना। चलिए अब द्वितीयक वेव्स हम समझेंगे। ये जो आपको द्वितीयक तरंगे दिखाई दे रही हैं, ये देखो दूसरी सेकेंडरी वेव्स, राइट, जिनको हम एस वेव्स भी कहते हैं। आइए जरा हम इसके बारे में समझते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। देखो उसको हम पी वेव्स कह रहे थे, इसको हम एस वेव्स कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। द्वितीयक तरंगे, ये तरंगे क्या होती है, भूपृष्ठ पर प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती है, यानी प्राथमिक तरंगों के बाद, जब प्राथमिक तरंगे पहुंच चुकी होंगी हमारे पृथ्वी के ऊपर, फिर उसके बाद ये जो तरंगे हैं वो पहुंचती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंग या फिर एस तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे नाभि केंद्र से ही सभी दिशाओं में फैलती हैं, सारी की सारी तरंगे वहीं से फैलती हैं, नाभि केंद्र से ही फैलती हैं। और ये भी ठीक है, इनकी गति क्या होती है, प्राथमिक तरंगों से कम होती है। जैसे प्राथमिक तरंगे एकदम तेजी से पहुंचती है ना, लेकिन उनसे थोड़ी इसकी गति कम होती है, ठीक है। और इन तरंगों के कारण क्या होता है, मार्ग में कणों की हलचल ऊपर नीचे होती। इन तरंगों के कारण मार्ग में जो कणों की हलचल है वो ऊपर नीचे होती है। ये तरंगे सिर्फ ठोस से ही प्रवाहित हो सकती है, याद रखना, ये द्रव से प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। देखो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो तीनों से प्रवाहित हो सकती हैं, लेकिन ये जो सेकेंडरी है ना, ये द्रव से नहीं हो सकती, ये बस ठोस से ही प्रवाहित होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किंतु द्रव पदार्थों से प्रवाहित नहीं होती, बल्कि खंडित हो जाती है। जब द्रव आएगा ना, जैसे अब मैं आपको बताऊं, इधर क्या है, इधर आपका द्रव है, ठीक है, इधर आपका ठोस है, तो ये तरंगे ऐसे करके आ रही थी, जब द्रव में आएंगे ना तो ये यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, बस यहीं पे आकर के ये जो द्रव है ना ये इनको समाहित कर लेगा, यानी आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन तरंगों से क्या होता है, मकान हिलते हैं, फलस्वरूप ये तरंगे प्राथमिक तरंगों से अधिक विनाशकारी होते हैं, ठीक है। देखो इनकी गति धीमी है, लेकिन ये हैं बड़े विनाशकारी। और सबसे विनाशकारी तरंगे जानते हो कौन सी होती है भाई, ये लास्ट वाली भूपृष्ठीय तरंगे, ये बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। ये मतलब सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली यही होती है। तेजी से तो आ रही है प्राथमिक तरंगे, लेकिन वो ज्यादा नुकसानदायक नहीं होती है जितनी की ये होती है। तो आइए जरा हम इसके बारे में समझें। इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको आप सरफेस वेव्स भी कह सकते हो, या फिर इसको एल वेव्स भी हम कहते हैं, ठीक है। तो आइए जरा हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो भूपृष्ठ पर प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे पहुंचने के बाद क्या होता है, उसका प्रभाव भूपृष्ठ पर पड़ता है, ठीक है, जिससे नई तरंगे निर्मित होती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सुनो, ये तरंगे गई, हमारी जो प्राथमिक तरंगे थे वो भी गई, और द्वितीयक तरंगे ये भी हमारे भूपृष्ठ पे पहुंची, है ना। तो जब ये पहुंची ना, तो उसके बाद क्या होगा, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपन का निर्माण तो करेंगे ही, लेकिन अब इन तरंगों की वजह से जो हमारा भूपृष्ठ है ना, इस पर एक अलग से विशेष प्रकार की जो तरंगे हैं वो यहाँ पे निर्मित होने लगती हैं। और इन्हीं तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, भूपृष्ठीय तरंगे कहते हैं। देख रहे हो, भूपृष्ठ की तरंगे जब ये यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे एक अलग प्रकार से तरंगों का निर्माण हो गया। ये तरंगे परिधि के दिशा में फैलती रहती हैं, यानी इधर से उधर वो फैलती रहती हैं, और ये तरंगे अधिक विनाशकारी होती है, काफी ज्यादा विनाशकारी होती है, पूरा तहस नहस कर देती है, बिल्डिंग गिरा देती है। देख रहे हो, पूरा यहाँ पे तहस नहस हो गया है भूपृष्ठ की तरंगों के कारण। ओके, बात समझ में आई। तो यस, भूकंप यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, भूकंप क्या होता है, कैसे आता है, फिर इसके अलग अलग जो टाइप्स हैं वो भी हमने देख लिए हैं। तो टाइप्स को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, ताकि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो छूटे ना। अब चलो, भूकंप मापक यंत्र मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था। ये देखो, ये है भूकंप मापक यंत्र, जिसमें भूकंप को मेजर किया जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है, ठीक है। उसको रिक्टर स्केल में मापते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आइए जरा एक बार समझ लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इस भूकंप मापक यंत्र इस यंत्र के माध्यम से भूकंप तरंगों का आलेख बना सकते हैं। इस आलेख के अध्ययन से भूकंप की तीव्रता समझ में आती है। देखा था ना हमने, ऐसे करके आलेख बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, बराबर। तो आकृति हमने ऊपर देखा था, और उस पर तैयार होने वाला आलेख जो है वो दर्शाया गया है। वर्तमान में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से आधुनिक भूकंप मापक यंत्र तैयार किया गया है। उसके द्वारा अति सूक्ष्म तरंगे भी मापी जा सकती है, यानी छोटी से छोटी अगर हलचल हुई ना तो उस यंत्र के द्वारा मापी जा सकती है, जो अब वर्तमान में बनाई गई है, ठीक है। देख लो यहाँ पे, बराबर। चलो अब मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। ये तो भूकंप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है प्यारे दोस्तों, यस, भूकंप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम किसकी बात करने वाले हैं, अच्छा, अभी भूकंप का एक और यहाँ पे बाकी है। भूकंप के परिणाम जरा समझ लेते हैं कि भूकंप के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो देखा, बिल्डिंग्स वगैरह सबके सब तहस नहस हो जाएंगी, ये तो परिणाम हमने देखा है, लेकिन इसके अलावा और भी परिणाम होते हैं। देखिएगा, भूपृष्ठ पर दरारें पड़ जाती है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ अपना पूरा मतलब रियल घटना, ठीक है। हमारे गांव में हमारे मामा के यहाँ पे भूकंप आया था, लेकिन वो भूकंप ज्यादा तेजी से, उस टाइम पे ना नेपाल वगैरह में बहुत धरती हिल रही थी, काफी ज्यादा भूकंप आ रहा था। तो हमारा गांव वहीं पे पड़ता है, उसी के आसपास में ही पड़ता है।
तो जब वहां पे तेजी से भूकंप आ रहा था तो हमारे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ना उसका इफेक्ट पड़ा था, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, जो मेरे नाना के यहाँ की दीवारें है ना उसमें पड़ गए थे दरारें, ठीक है। तो हमने भूकंप के बाद उसको देखा था कि उसमें ना दरारें पड़ गई थी। तो वही है कि भूपृष्ठ पर क्या होता है, दरारें पड़ जाती है, भूपृष्ठ पर भी पड़ जाता है, इसके अलावा अगर मकान वगैरह रहेंगे उसमें भी दरारें पड़ जाती है, ठीक है। भूसंखलन होकर चट्टानें गिरने लगती हैं, यानी कि जो भूसंखलन का मतलब क्या होता है, जैसे जो भूमि है ना वो हट जाएगी अपनी जगह से, ठीक है, तो क्या होगा, चट्टानें गिरने लगेंगी, वही बात है। और कई बार क्या होता है कि भूजल के मार्ग में भी परिवर्तन हो जाता है, कुएं का पानी मतलब कुएं का पानी या तो सूख जाएगा या फिर कुएं में पानी आ जाएगा, ये भी हो सकता है। और कुछ प्रदेश जो है वो ऊपर उठ जाते हैं, कुछ प्रदेश नीचे धंस जाते हैं, किसके कारण, यही भूकंप के कारण। और समुद्र में सुनामी लहरें भी निर्माण होती हैं और उन लहरों से किनारों पर बड़ी मात्रा में जीव एवं वित्त हानि भी होती है, ठीक है। और हिम आच्छादित प्रदेशों में हिम की चट्टानें गिरने लगती है, जो बर्फ वाली जहाँ पे होती है वो वाले जो प्रदेश है वहां पर क्या होगा, जो हिम की चट्टानें हैं, जो बर्फ की चट्टानें हैं वो गिरने लगती हैं। मकान गिरने से वित्त हानि और जीवित हानि होती है, यानी अगर मकान गिरते हैं तो क्या क्या हानि होगा भाई, वो वित्त हानि, पैसे का भी नुकसान होगा और भाई जान का तो नुकसान होगा ही। और यातायात मार्ग बाधित हो जाते हैं और संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, ठीक है। मतलब आना जाना सब एकदम से पूरा, आप सोचिए ना, अगर कोई भी जैसे नॉर्मली बाढ़ भी आ जाता है तो कितनी परेशानी होती है लोगों को, पूरा जो आवागमन का साधन है सब कुछ बंद हो जाता है। तो सोचो भूकंप जैसी इतनी बड़ी घटना अगर घटेगी तो ये संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी कि नहीं, है ना। तार कहीं पे गिर जाएंगे, कहीं पे रोडों पे ये पहाड़ आकर के खड़े हो जाएंगे तो उनको अब वहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, बराबर। चलिए अब हम बात करने वाले, ये सब कुछ हमने समझ लिया, अब यहाँ पर हम बात करने वाले प्यारे बच्चों ज्वालामुखी की। किसकी हम बात करेंगे दोस्तों, ज्वालामुखी की बात करेंगे। तो आइए अब ज्वालामुखी के बारे में समझते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म द्रव, ठोस और गैसीय पदार्थ भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा भी था, मैंने आपको बताया था ना कि जब ये पृथ्वी के अंदर हलचल हो रही है तो भूगर्भ जो है यानी जो पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट है वहां से क्या होगा, उसके अंदर की जो चीजें हैं वो ऊपर फेंकी जाएंगी जब उसके अंदर हलचल होगी तब, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से क्या क्या बाहर निकलते हैं, तो राख आती है, जल वाष्प आती है, अनेक प्रकार की गैसें तप्त और पिघली हुई, ठीक है, एकदम से पिघली हुई और एकदम से मतलब बहुत उसका टेम्परेचर हाई हो, ऐसे पदार्थ जो है वो बाहर निकलते हैं, है ना, रूप में लावा आदि पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं। भूपृष्ठ पर शिलारस आने के बाद वो क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। यानी जब भूपृष्ठ पर मैग्मा, जब वो धरती के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब वो भूपृष्ठ पे आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। और यही जब लावा ठंडा होता है ना तो इसकी वजह से जो पृथ्वी ये पत्थर है वो निर्माण होते हैं, ठीक है। चट्टाने, कौन सी चट्टाने, आप लोग को याद होगा, आग्नेय चट्टाने, वो कहाँ से निर्मित होती है, तो इसी ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो लावा बाहर निकलता है उससे वो निर्मित होती है, ठीक है। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के कितने प्रकार है देख लीजिएगा, केंद्रीय ज्वालामुखी और दूसरी है आपकी भ्रंशीय ज्वालामुखी। केंद्रीय ज्वालामुखी क्या होती है, इसको समझना बहुत आसान है। देखो भैया, ये है आपकी केंद्रीय ज्वालामुखी, यानी कुछ ऐसी होती है, मैं थोड़ा ना कलर बदल के बताती हूँ, देखो इसमें लिखूंगी तो समझ आएगा। देखिए, ये है आपकी ज्वालामुखी, ये इसका मुंह है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो लावा निकल रहा है ना, समझो ये पाइप के जैसा, इसमें से खाली बस लावा निकल रहा है, राइट। तो इसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, केंद्रीय ज्वालामुखी कहेंगे। और वो जो हमने आगे वाला देखा था ना, उसमें क्या होता है कि जो लावा है ना वो कैसे निकलता है, वो आजू बाजू से जो दरारें वगैरह रहती है ना उनसे वो निकलने लगता है ऐसे, ठीक है, इधर से उधर। तो वो आपका दूसरा ज्वालामुखी का प्रकार हो जाएगा, भ्रंशीय ज्वालामुखी का, ठीक है। दरारों से जब लावा बाहर निकलने लगे, मैग्मा बाहर निकलने लगे तो वो आपका भ्रंशीय ज्वालामुखी हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है इसको लेकर के। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय शिलारस, यानी वही मैग्मा की बात की जा रही है जो ऊपर आने के बाद लावा बन जाता है। मैग्मा शिलारस भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में से एक नली जैसे मार्ग से बाहर आता है। बताया था ना मैंने अभी आपको बना करके, ये नली जैसे मार्ग से बाहर आएगा, बस इसी से बाहर आता है, ठीक है। इस क्रिया में ज्वालामुखी से बाहर आए पदार्थ नली के मुख के पास फैल जाते हैं, यहाँ पे पूरा फैल जाएंगे ना, और इससे क्या होगा, शंक्वाकार ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। क्योंकि जब ये ठंडा होंगे लावा तो पर्वत ही बनेंगे। जैसे जापान में, देखो इसके एग्जांपल्स आप देख लो, जापान में फ्यूजियामा, ठीक है, और तंजानिया में किलीमांजारो पर्वत, और यह केंद्रीय ज्वालामुखी और उससे तैयार शंक्वाकार पर्वत के उदाहरण है। तो याद रखिएगा कौन कौन से, जापान में फ्यूजियामा, कैसा नाम है,
और तंजानिया में क्या है, किलीमांजारो पर्वत, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये इसी से निर्मित हुआ है, केंद्रीय ज्वालामुखी और उससे तैयार शंक्वाकार पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, तो ये है आपका केंद्रीय ज्वालामुखी, देख लीजिए। अगर ना समझ में आए तो यस कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी, बट इसको समझना आसान है। पाइप की तरह वो बाहर निकल रहे हैं और ऊपर आकर के वो जम जाएगा, एक कोन जैसा बन जाएगा, शंक्वाकार यानी क्या, कोन जैसा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलो अब भ्रंशीय ज्वालामुखी की हम बात करेंगे। तो भ्रंशीय ज्वालामुखी में क्या होता है, ये पर्वतों में वो जो ज्वालामुखी में जो दरारें होती है ना, वहां से ये लावा बाहर निकल रहा है। देखो कैसे ये रिस रिस करके जैसे बाहर निकलते जा रहे हैं, छेद है ना, छेद की वजह से छेद में से बाहर निकल रहा है। तो ऐसे हम ज्वालामुखी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। तो आइए जरा इसको समझते हैं। देखिएगा, ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय, यानी ज्वालामुखी में जब उद्गार होता है तो क्या होता है, जो लावा है ना वो कई दरारों में से बाहर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं, भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलने वाला पदार्थ दरारों के दोनों ओर क्या होता है, फैल जाता है, और ऐसे उद्गार से ज्वालामुखी पठारों की निर्मित होती है। जैसे भारत में देखो एग्जाम्पल है, दक्कन का पठार भी इसी पद्धति से तैयार हुआ है। जो हम दक्कन का पठार देखते हैं ना भारत के अंदर, ठीक है, वो इसी से निर्माण हुआ है, इसी प्रकार से ये निर्मित हुई है इसकी। ठीक है, ये जब दरारों से बाहर निकलेगा ये पूरा के पूरा ऐसे आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका भ्रंशीय ज्वालामुखी। आई होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर और एक और बात समझेंगे, इसे सदैव ध्यान में रखिए। आइए हम इसको समझते हैं। देखिएगा, ज्वालामुखी के अन्य भी प्रकार हैं। उद्गार के समयावधि अनुसार ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, यानी उसका जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, उद्गार होता है उसमें, ठीक है, तो उस आधार पर इसको 3 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला यहाँ पर आ जाएगा, देखिएगा, पहले प्रकार को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, देखिएगा, जिसमें बार बार उद्गार होते रहता है, यानी वो मतलब निरंतर उसके अंदर ना क्या होता रहता है, बार बार ये उद्गार होता रहता है, यानी उसके अंदर से लावा वगैरह सब बाहर निकलते रहते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि वो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे जापान का फ्यूजियामा और भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली, ये किसका एग्जाम्पल है, ये सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। दूसरा आपका ज्वालामुखी आ जाएगा प्रसुप्त या फिर निद्रिस्त ज्वालामुखी। ठीक है, ये क्या होता है, तो ये ना कुछ समय के लिए शांत होता है और फिर कभी अचानक से क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है, यानी इसके अंदर से सारी चीजें बाहर निकलने लगती है, राख वगैरह, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, निद्रित। जैसे कोई इंसान निद्रा में सोया हुआ हो, ठीक है, नींद में सोया हुआ है, बराबर, तो वो क्या होता है, वो उठेगा ना। अब ऐसा नहीं कि सोया है तो सोया ही रहेगा, उठेगा ना। देखो यहाँ पे लिखा है निद्रिस्त, यानी निद्रा में सोया हुआ ज्वालामुखी, है ना। तो जब वो सोया है तो अचानक से उठेगा भी, बराबर। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग प्रसुप्त या फिर निद्रिस्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल इसके देख लीजिएगा, इटली स्थित वेसुवियस, ठीक है, और अलास्का में स्थित कौन सा, काटमाई, और भारत में स्थित बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप किसका एग्जाम्पल है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और लास्ट ज्वालामुखी का प्रकार आप देखिएगा, मृत या फिर शांत ज्वालामुखी। ये क्या होता है भाई, तो ये ज्वालामुखी जो है ये मतलब इसके अंदर ना कभी विस्फोट समझिएगा, मतलब बहुत सालों पहले हुआ था और कब से, ये दीर्घ काल से, काफी समय से ऐसे ही पड़ा हुआ है, यानी इसके अंदर विस्फोट होता ही नहीं है, उद्गार यहाँ पे होता ही नहीं है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा, तंजानिया में स्थित जो किलीमांजारो है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो याद रखिएगा इसको भी कि उद्गार के हिसाब से हमने इसको, वैसे तो ये 2 टाइप में हमने इसको डिवाइड किया, आप देख सकते हो। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के ये प्रकार है और उद्गार के समयावधि के अनुसार, यानी समय के अनुसार, बराबर, इसके 3 प्रकार है। एक तो हमने देखा सक्रिय, दूसरा हमने देखा सुप्त, प्रसुप्त या फिर निद्रिस्त, और तीसरा हमने देखा मृत या फिर शांत ज्वालामुखी। ठीक है, चलो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। समझे कि नहीं, चलो बताना मुझे जरूर, हाँ, कमेंट सेक्शन में। अब उसके बाद यहाँ पे, हाँ, एक और बात, यहाँ पे ये जो मानचित्र दिया गया है हम इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ज्वालामुखी के परिणाम है ना दोस्तों, इसके ऊपर हम जरा बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो मानचित्र में क्या दिया गया है ना। क्योंकि अभी ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं तो इसका परिणाम भी पढ़ के खत्म कर देते हैं इसको। देखो इसके परिणाम क्या होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के कारण जीव एवं वित्त हानि होती है, बिल्कुल सही बात है, जीव का भी नुकसान होगा और वित्त हानि भी होगी। वित्त यानी क्या होता है, पैसा, याद रखना। महासागर में ज्वालामुखी के कारण कभी कभी क्या होता है, सुनामी की लहरें निर्मित होती हैं, यानी महासागर के अंदर भी
ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है। तो जब वो ज्वालामुखी का उद्गार होगा महासागर के अंदर, तो महासागर में क्या भरा है भाई, पानी भरा है, तो पानी की वजह से सुनामी की जो लहरें हैं वो वहां पे निर्माण होने लगेंगी। तो ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी की वजह से महासागर में ये भी घटित हो सकता है, ठीक है, ये वाली घटना भी। और ज्वालामुखी से बाहर आए धूल, धुआं, राख, गैस और जो जल वाष्प है, ये सभी जो घटक हैं वो दीर्घ समय तक वातावरण में बने रहते हैं, जिससे क्या होता है, पर्यावरण का जो संतुलन है वो भैया बिगड़ जाता है। अच्छा, और बताओ, ज्वालामुखी राख के कारण भूमि उपजाऊ बनती है और लावा रस से विविध प्रकार की खनिज संपदा भूपटल के ऊपरी सतह में आ जाती है ना। और क्या होता है, मतलब जो भी भूमि में संपदा रहती है वो बाहर आ जाती है, खनिज वगैरह, मिनरल्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं उसकी वजह से। फिर ज्वालामुखी उद्गार से नई भूमि की निर्मित अथवा कभी कभी कोई द्वीप क्या हो जाते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। और मृत ज्वालामुखी के मुख के पास, जो मृत ज्वालामुखी है, जो एकदम से शांत ज्वालामुखी है, उसके मुख के पास क्या होता है, जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है ना, तो वहां पे झीलों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि अब उसमें ज्वालामुखी तो विस्फोट हो नहीं रही है, वो तो शांत है ना। तो जब उसमें पानी इकट्ठा होगा बारिश का, तो वहां पे झीलों का निर्माण हो जाता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो ये होते हैं ज्वालामुखी के परिणाम। अब यहाँ पर इस मानचित्र में क्या दिया गया है, तो मानचित्र में ना आपको यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताऊं अगर थोड़ा छोटा करके, देखो, इसमें भूपट्टिका हार्श सीमा और भूपट्टिका निर्मित सीमा, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे भूकंप क्षेत्र है, चौथे नंबर पे आपका क्या है प्यारे बच्चों, ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये जो हमारा चित्र है ना, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि भूपट्टिका हार्श सीमा और भूपट्टिका निर्मित सीमा कहाँ कहाँ पर है, कैसे है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। पहले इधर देखो, बाद में हम इसको, ये मैप को भी समझेंगे, लेकिन पहले इसका मतलब आप समझ लो। देखो, ये भूपट्टिका, यहाँ पे देखो, भूपट्टिका हार्श सीमा क्या है, तो ये हमें, हार्श यानी क्या होता है, कोई, मतलब हार्श यानी ना नुकसान होते रहना, निरंतर उसमें क्या होते रहना, वो धीरे धीरे करके उसका क्षय हो रहा है, आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। तो भूपट्टिका, जो भूपट्टी है, मतलब जो हमारा भूपटल है, ठीक है, वो धीरे धीरे करके जहां पर भी नष्ट हो रहा है, वो वाली सीमा को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, भूपट्टिका हार्श सीमा कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत कहाँ पर है आपको मैं दिखाऊं, अगर लो यहाँ पर आ जाओ, हमारा भारत, पहले भारत देश को ढूंढो फिर हिमालय मिल जाएगा। ये देखो, ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर क्या है बच्चों, हिमालय का भाग है, ठीक है, ये हिमालय है। तो ये दोनों जब आपस में धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, पास पास आते जा रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि जो हिमालय है ना, वो अभी भी धीरे धीरे करके उसकी ऊंचाई बढ़ते जा रही है। तो ये दोनों आपस में आकर के धीरे धीरे टकरा रहे हैं, इसकी वजह से जो हिमालय की ऊंचाई है वो बढ़ते जा रही है ना। और यहाँ पर ये जो द्वीप है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो भूपटल है ना, वो कम हो रहा है कि नहीं, भूमि कम हो रही है ना धीरे धीरे। तो ये वाली जो सीमा है, इसी को हम क्या कहेंगे, भूपट्टिका हार्श सीमा कहेंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारी भूपटल हार्श सीमाएं यहाँ पे पूरी हैं। ये देखो, देख रहे हो, ये वाला जो कलर आपको दिखाई देगा, जहां पर भी ऐसा वाला कलर, ये ब्लैक वाला, आप समझ जाना कि ये है भूपटल हार्श सीमा, ठीक है। धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जो भूपटल है वो खत्म होते जा रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे है भूपट्टिका निर्मित सीमा, ठीक है। अब भूपट्टिका निर्मित सीमा क्या है भाई, तो देखो, ये सीमा हमें क्या बताएगा कि इसके वजह से जो भूपटल है वो निर्मित हो रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो ये वाली सीमा कहाँ पर है, जैसे ये सीमा, देखो देख रहे हो, यहाँ पर देखो ये वाली सीमा, ये भूपट्टिका निर्मित सीमा है। देखो ये वाला भूभाग और ये वाला भूभाग, दोनों के दोनों दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो भूमि है उसका निर्माण होगा। जब पास पास आएंगे तो एक दूसरे के नीचे दब जाएंगे, और इसकी वजह से जो हमारी भूमि है वो नष्ट हो जाएगी। जब दूर जाएंगे तो भूमि मतलब भूमि जो है वो नष्ट नहीं होगी, बल्कि उसका और निर्माण होगा, भूमि की निर्मित होगी। तो उसको हम क्या कहते हैं, भूपट्टिका निर्मित सीमा कहते हैं। तो ये सभी आपके भूपट्टिका निर्मित सीमा है, देख रहे हैं आप सभी लोग, देख लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे है भूकंप क्षेत्र। अब भूकंप क्षेत्र क्या है भैया, तो देखो भाई, ये है आपका भूकंप क्षेत्र। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो ऐसे करके बनाया गया है, ये देखो, ये सभी आपके भूकंप क्षेत्र है। और ज्वालामुखी, ये देखो, ये ज्वालामुखी को ऐसे दिखाया गया है ट्रायंगल के शेप में, ये देखो त्रिभुज के आकार का, ये हमारा भूकंप का क्षेत्र दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की, क्या बात नोटिस करनी थी आप लोगों को, देखो जहां पर भूपट्टिका सीमा है, चाहे वो हार्श सीमा, मतलब भूपट्टिका सीमा जो है, चाहे वो निर्मित वाली हो या फिर हार्श वाली हो, वहां पर हमें ये जो भूकंप है ना वो ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। भूकंप नहीं, ज्वालामुखी, ठीक है। भूकंप क्षेत्र भी दिख रहा है और ज्वालामुखी भी यहाँ पे हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। देख लो, बीच में कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, कहीं पर नहीं ना, मतलब कहीं, देखो जैसे आप देखो, ये भूपट्टिका निर्मित सीमा, यहाँ पर आपको भूकंप देखने के, ये
ज्वालामुखी देखने के लिए मिल रहा है, और भूकंप क्षेत्र देखो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि नहीं। यानी इसके आसपास के एरिया में ही आपको ये भूकंप वाला क्षेत्र भी दिखाई देगा, और जो ज्वालामुखी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, देखो जैसे ये नेपाल के साइड में इतना भूकंप क्यों आते रहता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि देखो जैसे हमारे भारत देश का ये वाला जो हिस्सा है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गुजरात में तो वैसे एक बार भूकंप आया भी था, और महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो ज्यादा मतलब भूकंप आप बहुत कम सुनते होंगे, कभी सुनते ही नहीं होंगे कि इस राज्य में महाराष्ट्र में भूकंप आया है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीमा है नहीं अगर देखा जाए तो, बराबर। लेकिन यहाँ पर ये नेपाल और यहाँ पर ये नेपाल और भारत वाले हिस्से में ही क्यों, इस वाले हिस्से में ही क्यों यहाँ पे ये आता रहता है, भूकंप हमेशा आता रहता है, क्योंकि वही कारण है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली सीमा है, ठीक है, भूपट्टिका हार सीमा है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर अब जब दोनों एक पास धीरे धीरे करके टकरा रहे हैं तो कभी ये गति तेज हो जाती है, और इसके कारण यहाँ पे भूकंप का निर्माण हो जाता है और इधर भूकंप आ जाता है। तो ये सभी आपके भूकंप वाले क्षेत्र हैं, देख रहे हो। यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा ज्वालामुखी है, ये देखो भूकंप क्षेत्र में ही ज्वालामुखी हमें देखने के लिए मिल रही है, देख रहे हो कि नहीं, ये देखो, ये देखो, ठीक, ये देखो ज्वालामुखी। तो बस इसमें यही बातें दी गई थी, आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। तो इस मानचित्र में आपको यही बताने की कोशिश की गई थी, मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप देख लेना। देखो यहाँ पे वही है कि ध्यान में आपको क्या आएगा कि भूपट्ट सीमाओं का भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंध है ना। बहुत सारे ज्वालामुखी इन सीमाओं पर है कि नहीं, मैंने आपको दिखाया भी। उसी प्रकार जो आपका भूकंप है, लो भैया इधर आ जाओ, भूकंप क्षेत्र का विस्तार भी इन सीमाओं के समीप वाले भागों में ही दिखाई देता है ना। भूकंप क्षेत्र तो वहीं पे आ रहा था, जो सीमाएं थी हमारी भूपट्टिका वाली, उसी में तो आ रहा था, है ना। भूपट्ट सीमाओं के जिस हिस्से में भूप्रदेश भूपटल के भीतर जाता है, उस स्थान पर भूपट्ट का क्या होता है, विनाश होता रहता है। यानी जब एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा, जो भूपटल है उसका विनाश होते रहता है। जैसे हमने देखा था भारत और जो हिमालय पर्वत यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो धीरे धीरे करके जो भूमि है वो कम होती जा रही है, ठीक है। जिन सीमाओं के क्षेत्र में नए भूपटल तैयार होते हैं, ऐसी सीमाओं को हम क्या कहते हैं, भूपटल निर्मित सीमा कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं भूपटल में निरंतर होती रहती हैं, समझ में आया। चलिए, तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर, और आपके कुछ टॉपिक्स नहीं है। ये देखिए भूकंप के परिणाम, लो भैया देखो कितनी बिल्डिंग गिर गई है। ज्वालामुखी के कारण तैयार हुए लावा के स्तर, देख रहे हो, जब ये लावा निकला तो धीरे धीरे करके ठंडा हुआ और तब जाके इसकी निर्मित हुई। तो फाइनली आपका ये जो पार्ट था आंतरिक हलचलें, ये होता है समाप्त। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आपको फिर से बता दूं कि इसको मैंने 2 पार्ट्स में कंप्लीट करवाया, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2। दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। और इसके अलावा आपके सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, चाहे वो भूगोल हो या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देखिए। और अगर आपको और कुछ भी कहना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बता सकते हैं हमें। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।